हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एसडीएस पेज के बारे में। एसडीएस पेज क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड होता है। तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोफोरेसिस के मैं आपको 4 लेक्चर करवा चुका हूं। उसमें मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं, काफी कुछ हम बात भी कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। बट इस लेक्चर में हम प्योरली बात करेंगे एसडीएस पेज के बारे में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब देखो, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म है एसडीएस मतलब सोडियम डोडोसाइल सल्फेट। ये सोडियम डोडोसाइल सल्फेट एक प्रकार का डिटर्जेंट होता है जो कि आपको निगेटिव चार्ज प्रोवाइड कराता है। जो कि क्या काम कर रहा है? निगेटिव चार्ज प्रोवाइड करवा रहा है। अब इसके आगे जो पेज है, पेज की फुल फॉर्म होती है पॉलीएक्राइलडामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी कि यहाँ पर जो हम सपोर्टिव मीडिया, सपोर्टिव मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसके ऊपर हमारा सैंपल रन करेगा, वो है आपका पॉलीएक्राइल्ड एमाइड जेल। अब ये पॉलीएक्राइलडामाइड जेल क्या होता है, किस प्रकार से फॉर्म होता है, इससे पीछे मैंने आपको क्लास नंबर 4 इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्लास नंबर 4 में बताया हुआ है। ठीक है ना? तो उसको एक बार आप जाकर के देख लो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो जेल होता है, जेल का नेचर होता है आपका सेमी सॉलिड टाइप का। ठीक है ना? सेमी सॉलिड टाइप का। तो सेमी सॉलिड है यानी कि यहाँ पर आपके बीच में पोर बने हुए रहते हैं। ठीक ना? बीच में क्या बने हुए रहेंगे? पोर बने हुए रहेंगे जिनके थ्रू आपका जो सैंपल होगा वो रन करता है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस लगा हुआ है तो आपको पता है इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसे टेक्निक्स होती है जिसमें हम उस बायोमोलिक्यूल्स को जिसके ऊपर चार्ज हो उसको सेपरेट कर सकते हैं। मान लो किसी सैंपल के अंदर आपके जो है 10 प्रकार के डीएनए रखे हुए हैं, तो इन 10 प्रकार के डीएनए को हम सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड साइज। ठीक है ना? चार्ज एंड साइज के बेस पे, चाहे आपका डीएनए हो, चाहे आपका आरएनए हो, चाहे आपकी प्रोटीन हो, हम जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस इनके लिए ही करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हम यूज कर रहे हैं पॉलीएक्राइल एमाइड जेल। तो पॉलीएक्राइल एमाइड जेल क्या होता है? स्पेसिफिकली प्रोटीन के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है ना? अगर हमको किसी भी एंटीबॉडी को, याद रखो, अगर आपके किसी कोई सैंपल है उसके अंदर आपके 10-20 एंटीबॉडी रखी हुई है, ठीक है ना, उनको सेपरेट करना है, उनके उनके जो है, अब उनको सेपरेट किस प्रकार से कर सकते हैं? तो उसके लिए यूज करते हैं हम आपका एसडीएस पेज। ठीक है ना? किस प्रकार से करते हैं आगे आपको पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं सोडियम डोडोसाइल सल्फेट पॉलीएक्राइलडामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। ये क्या होता है? जो आपका एसडीएस पेज है, एसडीएस पेज इज अ टेक्निक्स दैट यूज टू सेपरेट प्रोटीन अकॉर्डिंग टू देयर मोलिकुलर वेट। यहाँ पर देखो, एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ गई। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि जो आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है वो 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है स्पेसिफिकली। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? एक तो होता है आपका चार्ज, यानी कि किसी भी बायोमोलिक्यूल के ऊपर चार्ज क्या है। दूसरा होता है आपका साइज। ठीक है ना? दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है साइज। अब यहाँ पर इन्होंने बात करी है ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर वेट, यानी कि साइज। ठीक है ना? अब इन्होंने केवल और केवल यहाँ पर साइज को ही लिया है, चार्ज को क्यों नहीं लिया? तो भाई साहब यहाँ पर याद रख लेना, ये है आपका एसडीएस पेज। अगर ये आपका नॉर्मल होता, यानी कि नेटिव पेज होता, तो यहाँ पर आपके चार्ज की भी बात आती, यहाँ पर आपके चार्ज की भी बात आती। जैसे कि ये लिखा हुआ है आपका नॉर्मल के लिए, यानी कि नेटिव पेज के लिए। लेकिन यहाँ पर एसडीएस पेज हम यूज कर रहे हैं। तो एसडीएस पेज क्या हो रहा है कि जब हम प्रोटीन को रन करवाते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, तो उससे पहले ही हम अपनी प्रोटीन को क्या काम कर लेते हैं, इस एसडीएस सोडियम डोडोसाइल सल्फेट की मदद से हम क्या काम कर लेंगे, अपनी प्रोटीन को निगेटिवली चार्ज कर लेंगे। अब देखो, आपको पता होगा जो प्रोटीन होती है वो आपकी अमाइनो एसिड से मिलकर के बनी हुई होती है। अमाइनो एसिड आपके एसिडिक नेचर के भी होते हैं, बेसिक नेचर के भी होते हैं। एसिडिक की बात करूं तो आपका एस्पार्टिक एंड ग्लूटामेट है। बेसिक की बात करूं तो आपके एचआर के होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन के ऊपर अगर ओवरऑल चार्ज की बात करें तो किसी प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, किसी प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन यहाँ पर हमने यूज किया एसडीएस पेज का, एसडीएस का यूज किया। तो एसडीएस ने क्या काम करा कि इस ओवरऑल प्रोटीन को हमारा निगेटिव करके रख दिया। तो यहाँ पर चार्ज तो हमारा निगेटिव है, तो चार्ज को हम यहाँ पर आपका मान के नहीं चलेंगे। अब हमें यह देखना है कि इस प्रोटीन के अंदर मान लो 10 प्रकार की आपकी प्रोटीन रखी हुई थी, तो इन प्रोटीन का मोलिकुलर वेट क्या है? जिसका मोलिकुलर वेट कम होगा, यानी कि अगर साइज कम है, अगर आपका साइज कम है, तो वो इलेक्ट्रोफोरेसिस में उतनी तेज आपका रन करेगा, उतनी तेज आपका आगे जाएगा। यानी कि आपको जो सबसे आगे बैंड मिलेगा वो कम साइज का बैंड मिलने वाला है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा।
यहाँ पर हम जो जेल मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं पॉलीएक्राइड अमाइड जेल का, ठीक है ना। तो देखो एक बार आप नॉर्मल के लिए देखो, अगर यहाँ पर एसडीएस पेज ना हो, अगर यहाँ पर एसडीएस ना होता यानी कि सोडियम डोडोसाइल सल्फेट ना होता, तो यहाँ पर क्या होता वो चीज देखने की कोशिश करो। यानी कि इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन ऑफ प्रोटीन इज मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड इन द पॉलीएक्राइलमाइड जेल, यानी कि जो आपकी प्रोटीन का सेपरेशन है वो तो पॉलीएक्राइलमाइड जेल से ही होता। लेकिन 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 यहाँ पर क्या है, द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ प्रोटीन थ्रू ए पॉलीएक्राइलमाइड जेल डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज कितना है। अगर ये तब की कहानी है जब हम आपका एसडीएस सोडियम डोडोसाइल सल्फेट का यूज नहीं कर रहे, ठीक है ना। अब हमको क्या क्या देखना पड़ता, एक तो हमको देखना पड़ता है कि चार्ज की डेंसिटी, यानी कि चार्ज किस पर ज्यादा है, चार्ज आपका किस पे ज्यादा है, किसका मास ज्यादा है, यानी कि किस प्रोटीन का साइज ज्यादा है, एंड किसी भी प्रोटीन का शेप क्या है। शेप एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रख लेना। अगर शेप आपका ग्लोबुलर टाइप का है, यानी कि शेप अगर आपका किसी भी प्रोटीन का ग्लोबुलर टाइप का है, तो ये फास्ट रन करेगा, ये आपका क्या काम करेगा, फास्ट रन करेगा। अगर लीनियर है तब ये आपका स्लो रन करेगा, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर में ये आपका जो है स्लो रन करने वाला है, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखो, अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका चार्ज भी सेम है एंड मास भी सेम है, तब आप यहाँ पर क्या करोगे, तब आप अपना बेस बनाओगे शेप को। या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मास भी सेम एंड आपका शेप भी सेम प्रोटीन की, तब आप जो आपका बेस है वो बनाओगे चार्ज को, यानी कि चार्ज के बेस पे तब आप सेपरेट करोगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई साहब शेप भी सेम एंड आपका चार्ज भी सेम, तब आप क्या काम करोगे, तब आप बेस बनाओगे आपका मास को, यानी कि इफ टू प्रोटीन हैव द सेम मास, दो प्रोटीन है, दो प्रोटीन के पास आपका सेम मास हो गया एंड सेम शेप हो गई, तब आप क्या करोगे, तो द वन विद द ग्रेटर चार्ज, यहां पर तब आपको चार्ज लेना पड़ेगा क्योंकि आपका शेप एंड आपका मास मोलिकुलर वेट एक जैसा है, तब आप यहाँ पर चार्ज की बात करोगे। जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज, मान लो किसी के ऊपर आपका जो है, मैंने यहाँ पर चार्ज 10 रख दिया और एक प्रोटीन पे चार्ज रख दिया 22, तो कौन फास्ट मूव करेगा, जिसके ऊपर 22 यानी कि 22 जिसके ऊपर चार्ज आपका ज्यादा होने वाला है, वो आपका जो है मोर फास्ट यानी कि मूवमेंट आपकी शो करेगा। इसी प्रकार से अगर दो प्रोटीन के ऊपर सेम चार्ज हो एंड सेम शेप हो, सेम चार्ज एंड सेम शेप हो, तब वहां पर क्या होगा, तब हम आपका जो है फिनोमिना लेंगे, यानी कि पैरामीटर का यूज करेंगे मास का। तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि जिस भी चाहे कोई सा भी बायोमोलिक्यूल हो, अगर साइज छोटा, अगर साइज छोटा तो फास्ट मूव करेगा, अगर साइज बड़ा तो आपका जो है कम यानी कि स्लोली स्लोली मूव करने वाला है। द शेप इज आल्सो ए फैक्टर बिकॉज कॉम्पैक्ट ग्लोबुलर प्रोटीन मूव मोर, यानी कि आपका अगर कॉम्पैक्ट है एंड ग्लोबुलर है, कॉम्पैक्ट है एंड ग्लोबुलर है, तो वो आपका फास्ट मूव करेगी कंपेयर टू इलोंगेटेड फिब्रस प्रोटीन एंड लीनियर प्रोटीन। अगर लीनियर प्रोटीन है उसके कंपेयर में जो आपकी कॉम्पैक्ट ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये आपकी जो है जल्दी से दौड़ जाएगी, जल्दी से आपका जो है रन कर जाएगी। तो ये थी कहानी आपकी नॉर्मल की। ये कहानी किसकी थी गाइज, ये कहानी थी आपकी नॉर्मल की। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है पेज। तो हालांकि मैंने आपको ये क्यों बताई है, क्योंकि ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। आपको एग्जामिनर इसी प्रकार से देगा, तो बताइए अब किसके बेस पर सेपरेशन होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है, तो आप बड़े ही आराम से अब अपना आंसर दे सकते हो कि सर उसके बेस पे हमारा जो है आंसर होने वाला है। देखो भाई साहब, इससे पिछले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आप यूज कर रहे हो एसडीएस पेज का, अगर आप यूज कर रहे हो एसडीएस पेज का, तो यहाँ पर आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बफर सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए होंगे। अब वे कितने प्रकार के बफर सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, तो 4 प्रकार के बफर सॉल्यूशन आपको चाहिए होते हैं। एक बफर सॉल्यूशन, जो पहला बफर सॉल्यूशन है, ये चाहिए आपको सैंपल के लिए, ये चाहिए आपको सैंपल के लिए। एंड इस सैंपल में क्या खासियत होगी कि भाई साहब यहाँ पर आपका ट्राइस HCl होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका ट्राइस HCl होगा इस सैंपल के अंदर। इस सैंपल के अंदर आपकी जो है प्रोटीन होगी, इस सैंपल के अंदर क्या है, प्रोटीन है। इस सैंपल के अंदर प्रोटीन मतलब आपका सैंपल है, इस सैंपल के अंदर आपका जो है
हमने प्रोटीन डाल दिया, हम एसडीएस डालेंगे, सोडियम डोडोसाइल सल्फेट को डालेंगे। इस प्रोटीन के अंदर हम रिड्यूसिंग एजेंट, अब यहाँ पर देखो एक शब्द आया है रिड्यूसिंग एजेंट, तो इस रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर ही, जैसे कि यहाँ पर अगर मान लो हमने रिड्यूसिंग एजेंट डाला, रिड्यूसिंग एजेंट क्या, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल। अब ये बीटा मरकैप्टो इथेनॉल क्या होता है, क्या काम करता है, आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। मान लो हमने आपका कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया या फिर डीनेचर एजेंट डाल दिया, जैसे कि यूरिया वगैरह, तो ये क्या काम करते हैं आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक तो भाई साहब हमको बफर चाहिए ये वाला, ठीक है ना, ये बफर यानी कि जो सैंपल के साथ मिक्स होकर के आ रहा है। दूसरा हमको बफर कौन सा चाहिए, दूसरा हमको बफर चाहिए जिसमें आपका रिजोल्विंग जेल बनेगा, जिसमें आपका रिजोल्विंग जेल बनेगा। इसका जो पीएच होता है आपका होता है 8.8। आपको इंपोर्टेंट है ये चीज याद रखनी है, ठीक है ना। ये चीज याद क्यों रखनी है, सॉरी, ये चीज आपको क्यों याद रखनी है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ग्लाइसिन का खेल आता है। अब दूसरा तीसरा यहाँ पर देखो दो बफर हो गए आपका, यानी कि एक बफर का यूज कर रहे हो जो डिफरेंट टाइप का, वो कर रहे हो आप सैंपल के साथ। दूसरा बफर यूज कर रहे हो रिजोल्विंग जेल के साथ जिसका पीएच आपका 8.8 है। तीसरा बफर यूज करोगे आप स्टैकिंग जेल, यानी कि जो आपको स्टैकिंग जेल के लिए चाहिए, ठीक है ना, स्टार्टिंग जेल के लिए बफर चाहिए। इसका जो पीएच है वो रखोगे आप 6.8। इसका पीएच इंपोर्टेंट है, इसका पीएच भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर आपने 3 बफर यूज कर लिए। अब एक नंबर 4 बफर और आता है जिसको बोलते हैं रनिंग बफर, जिसको क्या बोलेंगे हम, रनिंग बफर बोला जाएगा। एंड ये रनिंग बफर क्या होता है, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोड, जो हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं ना, आपको पता होगा, अभी तक तो आपको पता लग ही गया होगा कि जो इलेक्ट्रोफोर्सिस है उसमें आपके इलेक्ट्रोड लगे हुए रहते हैं, एक कैथोड होता है एक एनोड होता है। तो जो आपका कैथोड एंड एनोड में जो पावर सप्लाई होती है, तो यहाँ पर भी आपका एक बफर यूज होता है, जहां पर हम एक अलग प्रकार का बफर यूज करते हैं जिसका पीएच आपका होता है 8.3, ठीक है ना, कितना होता है 8.3। तो यहाँ पर आपने 4 प्रकार के जो है स्पेसिफिकली बफर का यूज कर लिया है, ठीक है ना, बफर का यहाँ पर आपने यूज कर लिया। अब यहाँ पर क्या होता है देखो, चलो ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपका क्लोराइड होता है वो एक प्रकार का लीडिंग आयन की तरह काम करता है। सबसे आगे आपको देखो आपका क्या होता है, मान लो आपने सैंपल तैयार किया, ठीक है ना, आपने जो है अपना सैंपल ये तैयार किया। इस सैंपल में आप एक्स्ट्रा क्या क्या डालते हो, इस सैंपल में आप एक्स्ट्रा जो ट्राइस HCl डाल रहे हो, जो आप ट्राइस HCl डाल रहे हो, यहाँ इस HCl से आपको ये क्लोराइड मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका क्लोराइड मिल जाएगा जो कि काम करता है लीडिंग आयन की तरह। लीडिंग आयन की तरह मतलब कि यहाँ पर क्या होता है अभी बताने वाला हूँ। प्लस आप यहाँ पर प्रोटीन यानी कि सैंपल को डाल रहे हो। तीसरा यहाँ पर आप ग्लाइसिन को डाल रहे हो, ठीक है ना, ग्लाइसिन को डाल रहे हो जो कि काम करता है ट्रेलिंग आयन की तरह। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करो तो यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, जो स्टैकिंग जेल है, स्टैकिंग जेल का जो पीएच होता है वो पीएच आपका लो है, कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आपका ग्लाइसिन को क्यों डालना है, थोड़ा सा वो चीज देखने की कोशिश कर लो। यहाँ पर ये चीज कोई नहीं बताता बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्या होता है कि ग्लाइसिन का एक होता है पीआई वैल्यू, ठीक है ना, पीआई वैल्यू यानी कि आइसो इलेक्ट्रिकल पॉइंट बोल देते हैं। ये किसी भी अमाइनो एसिड की ऐसी वैल्यू होती है जहां पर किसी भी अमाइनो एसिड पे जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल फेज में चला जाता है, यानी कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं जुपिटर आयन, जिस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, जुपिटर आयन बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन पे ये न्यूट्रल कब होता है, यानी कि इसकी पीआई वैल्यू कितनी होती है, अराउंड 5.8, ठीक है ना, अराउंड 5.8 के समथिंग यानी कि नियर बाई होती है आपकी ग्लाइसिन की वैल्यू। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो, मान लो ये आपका जो है मैंने बना दिया 5.8, 5.8 पे जो ग्लाइसिन था इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 0 है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 0 है। अगर हम पीएच को कम करते हुए चले जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे, हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे यानी कि जो ग्लाइसिन है इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसका पीएच बढ़ाते हुए चले गए तो कंडीशन आपकी OH निगेटिव की आ जाएगी, जहां पर जो ग्लाइसिन है इस पे चार्ज आपका निगेटिव आता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो स्टैकिंग जेल है, जो यहाँ का पीएच है ये आपका 6.8, और जो आपका सेपरेटिंग जेल जिसको हम रिजोल्विंग जेल भी बोल देते हैं, यहाँ का पीएच है आपका 8.8।
तो अब मुझे ये बताओ इन दोनों में से अगर मैं ग्लाइसिन रखूं, ग्लाइसिन पे कहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा? आप कहोगे कि सर जो सेपरेटिंग जेल है, रिजोल्विंग जेल है, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू स्टैकिंग जेल के, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर स्टैकिंग जेल में जो आपका नेगेटिव चार्ज है ग्लाइसिन पे वो कम होता है। इसी कारण क्या होगा कि भाई साहब स्टैकिंग जेल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम रिजोल्विंग जेल तैयार करते हैं, देन उसके ऊपर हम आपका स्टैकिंग जेल तैयार करते हैं, जिसके ऊपर से हम कोम्ब लगा देते हैं, ठीक है ना, कोम्ब लगा देते हैं। मैंने आपको बताया था ये एक पूरा का पूरा वर्टिकल चैम्बर होता है। जब हम आपका ये जेल प्रिपेयर करते हैं तो हमको कुछ याद रखना पड़ता है, कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि इस जेल के अंदर कोई भी क्रैक ना आए, बबल्स ना बने, ठीक है ना। और जो हमने एक प्रकार का इसका टेम्परेचर रहता है, ये एक प्रकार से सेमी सॉलिड टाइप का हो जाए। ऐसा नहीं कि भाई साहब यहाँ पर हमारी जो है गंदगी हमें देखने को मिल रही है। तो हालांकि मैं आपको बता दिया है मैंने कि किस प्रकार से आप जो है जेल बना सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारी चीज मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि जो स्टैकिंग जेल है, जो स्टैकिंग जेल है, लीडिंग आयन यानी कि जो सबसे ज्यादा चार्ज होगा वो सबसे ज्यादा चार्ज होगा क्लोराइड के ऊपर। क्लोराइड पे निगेटिव चार्ज होता है। क्लोराइड पे कैसा चार्ज? निगेटिव चार्ज। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपकी होगी सैंपल यानी कि प्रोटीन होने वाला है। प्रोटीन पे हमने निगेटिव चार्ज दिया है, चूंकि हमने प्रोटीन को आपका एसडीएस से जो है एसडीएस सोडियम डोडोसाइल सल्फेट से ट्रीट करवाया है पहले ही, ठीक है ना, पहले ही हमने आपका ट्रीट करवा दिया। इसके बाद हमारा इस स्टैकिंग जेल में ग्लाइसिन आएगा, ठीक है ना। यानी कि एक प्रकार से टैल, जैसा पीछे टैल होती है ना, तो ये ट्रैलिंग आयन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये कहानी थी आपका स्टैकिंग जेल में। लेकिन यहाँ का पीएच आपका 6.1 है, जबकि जो रिजोल्विंग जेल है इसका जो पीएच है वो आपका 8.8। अब यहाँ पर इनकी कंडीशन बदल जाएगी। क्या होगा कि Cl तो अभी भी आगे ही रहेगा, ये हमेशा लीडिंग आयन की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर अब आपका ग्लाइसिन आ जाएगा, चूंकि यहाँ पर पीएच ज्यादा हो चुका है। पीएच ज्यादा मतलब OH ज्यादा, OH ज्यादा मतलब निगेटिव चार्ज ग्लाइसिन पे ज्यादा आ चुका है। इसके बाद गाइज आपकी प्रोटीन होती है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होती है? प्रोटीन होती है। अब यहाँ पर आपका इस प्रकार से रिजोल्विंग जेल के अंदर सेपरेशन स्टार्ट होता है। तो याद रख लेना, स्टैकिंग जेल में सबसे पहले क्लोराइड, फिर आपकी प्रोटीन, फिर ग्लाइसिन, फिर रिजोल्विंग जेल में आपका क्लोराइड आयन, देन उसके बाद ग्लाइसिनेट आयन, देन उसके बाद प्रोटीन सैंपल होता है। इतनी बात पता चल गई। अब यहाँ पर एक चीज और डालते हैं, सैंपल जब हम बनाते हैं ना तो एक चीज और डालते हैं जिसको बोलते हैं ट्रैकिंग डाई, जिसको बोलते हैं ट्रैकिंग डाई। ये होती है आपकी ब्रोमोफिनोल ब्लू, ठीक है ना। क्या होती है? ब्रोमोफिनोल ब्लू, जो कि एक प्रकार से ट्रैक करती है। यानी कि ये जो आपको बैंड दिखाई देते हैं, एक्चुअल में ये बैंड आपके किस चीज के हैं? तो ये है ब्रोमोफिनोल ब्लू के, ठीक है ना। ये है ब्रोमोफिनोल ब्लू के। याद रख लेना, जो आपका ब्रोमोफिनोल ब्लू होता है वो आपका प्रोटीन से हल्का होता है, यानी कि उसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो आपका हल्का होता है, निगेटिव चार्ज का होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि निगेटिव चार्ज का होता है एंड मोलिकुलर वेट हल्का होता है, जिसके कारण सबसे आगे जो चलेगा वो ब्रोमोफिनोल ब्रोमोफिनोल ब्लू चलेगा, यानी कि ट्रैकिंग डाई आपकी चलने वाली है, ठीक है ना। इतनी बात आई होप आपकी समझ में आ गई होगी अभी तक। अब यहाँ पर क्या होता है कि कैथोड आपका निगेटिव चार्ज होता है, कैथोड आपका निगेटिव चार्ज होता है, जबकि जो एनोड होता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी प्रकार से जो कैट आयन होते हैं, कैट आयन आपके पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, एंड जो आपके अन आयन होते हैं, अन आयन आपके निगेटिव चार्ज होते हैं। तो याद रख लेना, हमेशा जो अगर हम एसडीएस पेज का यूज कर रहे हैं तो कैथोड आपका ऊपर की साइड में रहेगा, यानी कि टॉप साइड में आपका कैथोड रहने वाला है। क्योंकि जो हमारी प्रोटीन है, प्रोटीन हमारी निगेटिव चार्ज की कर दी है हमने, एंड ये आपकी पॉजिटिव चार्ज यानी कि एनोड की तरफ भागेगी जब हम इस पे आपका जो है पावर सप्लाई देंगे। आई बात समझ में? यानी कि एक सैंपल है, सैंपल के अंदर क्या क्या है? एक आपकी ट्रैकिंग ट्रैकिंग डाई हो गई, एक आपका एसडीएस हो गया, एक आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और भी आपका क्या क्या है, जैसे कि आपका ट्राइस HCl हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज आपको सैंपल के साथ देनी पड़ती है। अभी हम बेसिक चल रहे हैं, अभी एडवांस पे तो हम गए नहीं है। अब हमको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर और अच्छे से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट है सोडियम डोडोसाइल सल्फेट की, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट होता है विद ए हाइड्रोफोबिक टैल एंड नेगेटिवली चार्ज हेड।
जिसके ऊपर आपका निगेटिवली चार्ज प्रेजेंट होता है। किस प्रकार से होता है बात करते हैं। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो जो सोडियम डोडोसाइल सल्फेट होता है ये क्या होता है, ए सैंपल ऑफ प्रोटीन ऑफ्टन फ्रेशली आइसोलेटेड एंड अनप्यूरिफाइड इज बॉइल्ड इन द डिटर्जेंट सोडियम डोडोसाइल सल्फेट एंड बीटा मरकैप्टो इथेनॉल। यहाँ पर क्या चीज है कि मान लो आपने कोई भी एक प्रोटीन ली, प्रोटीन को आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद अब आप क्या काम करोगे, एक यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट दोगे। क्योंकि यहाँ पर जब आपने प्रोटीन को आइसोलेट किया तो जो आपने आइसोलेट किया ये अपनी नेटिव फॉर्म में थी, ठीक है ना, यानी कि आपकी क्वाटनरी, टर्सरी या फिर सेकेंडरी फॉर्म में हो सकती है जो प्रोटीन है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, आपको पता होगा कि अगर क्वाटनरी या फिर सेकेंडरी या फिर टर्सरी में है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर बॉन्ड होते हैं, जैसे कि हाइड्रोफिलिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आपके जो है इस प्रकार से बॉन्ड बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या काम कर रहे हैं, इसको हम बॉईल करेंगे, इसको हमें क्या काम करेंगे, बॉईल करेंगे। बॉईल करने से क्या होगा कि जो भी आपके हाइड्रोफिलिक यानी कि नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड आपके हट जाएंगे यानी कि रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद बॉईल करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर हम क्या लेते हैं, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल हम यहाँ पर लेते हैं। अब ये बीटा मरकैप्टो इथेनॉल क्या काम करता है, जो प्रोटीन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, प्रोटीन के अंदर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करता है। तो अब यहाँ पर जैसे ये ब्रेक करेगा तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन अपनी नेट यानी कि प्रोटीन अपनी प्राइमरी स्टेज में आ जाएगी इस प्रकार से, ठीक है ना, प्राइमरी स्टेज में आ जाती है। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, इस पे एसडीएस यानी कि सोडियम डोडोसाइल सल्फेट जो है अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा कि इस पूरी की पूरी प्रोटीन पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, प्रोटीन पे हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी कि द मरकैप्टो इथेनॉल रिड्यूस डाइसल्फाइड बॉन्ड, यानी कि जो बीटा मरकैप्टो इथेनॉल है ये क्या काम कर रहा है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को रिड्यूस कर रहा है, उसको हटा रहा है। द डिटर्जेंट डिस्टर्ब सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर, जो डिटर्जेंट हमने यूज किया है एसडीएस, जो कि हमने उबाला भी है, बॉयल भी किया है, ये आपका सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर को हटा करके उस पे निगेटिव चार्ज लगा रहा है। यानी कि द एंड रिजल्ट हैज टू इंपोर्टेंट फीचर, जिसके बाद हमको दो इंपोर्टेंट रिजल्ट मिलने हैं। वो क्या, ऑल प्रोटीन कंटेन ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक तो जो अब आपकी प्रोटीन होगी जो आपने फ्रेशली आइसोलेट की होगी, जब आपने उस पे बीटा मरकैप्टो इथेनॉल एंड एसडीएस को अप्लाई किया, उसके बाद आपको क्या काम यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपकी जो प्रोटीन है एक तो आपकी प्राइमरी स्टेज में चली गई, एंड ऑल प्रोटीन हैव ए लार्ज नेगेटिव चार्ज, और सारी की सारी प्रोटीन पे आपका नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है ना, एंड दे विल माइग्रेट टुवर्ड द पॉजिटिव पोल्स व्हेन प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसके कारण क्या होगा कि वे अब आपके यानी कि प्रोटीन आपके जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगी। दे माइग्रेट थ्रू ए जेल टुवर्ड द पॉजिटिव पोल्स एट द रेट प्रोपोर्शनल टू देयर लीनियर साइज, ठीक है ना, एंड मोलिकुलर वेट विथ रेस्पेक्ट टू साइज मार्कर में देन बी डिटरमाइंड। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जितनी भी प्रोटीन है सब पे चार्ज कैसा है, निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर साइज, ठीक है ना, साइज के बेस पे वेट, सॉरी फॉर दैट, वेट के बेस पे वे जो है मूव अपना शो करेंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में, यहाँ पर देखने की कोशिश करो, मतलब यहाँ पर आपकी एक नेटिव प्रोटीन थी, ये क्वाटनरी स्ट्रक्चर हो सकती है, टर्सरी स्ट्रक्चर हो सकती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो सकती है। सबसे पहले हमने प्रोवाइड किया यहाँ पर बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल प्रोवाइड कराएंगे तो यहाँ पर जो आपको डाइसल्फाइड ब्रिज देखने को मिल रहा है ये अब आपका रिड्यूस हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा। फिर इसके बाद हम ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपकी प्राइमरी स्टेज में पहुंच जाएगी। देन उसके बाद हम यहाँ पर एसडीएस यानी कि सोडियम डोडोसाइल सल्फेट यूज कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो है जो प्रोटीन है, याद रखो जो प्रोटीन है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये तो कहानी थी मोनोमर की, ये कहानी थी आपकी मोनोमर की। अब ऐसा हो सकता है कि आपके ओलिगोमर प्रोटीन हो सकती है। ओलिगोमर प्रोटीन मतलब आपकी काफी सारी प्रोटीन एक साथ ज्वाइन हो सकती है, हो सकता है ज्वाइनिंग आपकी डाइसल्फाइड ब्रिज के कारण हो,
ठीक है ना, यानी कि डाइसल्फाइड ब्रिज के कारण हो। तो मान लो दो प्रोटीन आपकी ऐसी है जो कि डाइसल्फाइड ब्रिज के कारण है, तो जब हम बीटा मरकैप्टोइथेनॉल का यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका डाइसल्फाइड ब्रिज बन रहा था यहाँ पर इसको ये रिमूव कर देगा, यानी कि प्रोटीन अब आपकी सेपरेट आउट हो जाएगी। यहाँ पर जो दो प्रोटीन थी पहले वे आपकी अब अलग अलग हो जाएंगी। एंड उसके बाद जब हमने एसडीएस सोडियम डोडोसाइल सल्फेट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको दो बैंड यानी कि दो प्रोटीन मिलने वाली है। ठीक है ना, आई बात समझ में। ये थी आपकी मोनोमेरिक की कहानी, ये आपकी ओलिगोमेरिक या फिर उसको हम मल्टीमेरिक प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर दो का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये आपकी 10 भी हो सकती है, ये आपकी 20 भी हो सकती है। ठीक है ना, इस बात को आप याद रख लेना। आई बात इतनी समझ में, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखो और भी अच्छे से दिया गया है, ये आपका एसडीएस होता है। एसडीएस यानी कि यहाँ पर जो ओ नेगेटिव यही होता है जिसपे चार्ज होता है। पूरा तो ये होता है आपका ओ एन ए, लेकिन जब आपका क्या होता है एन ए पॉजिटिव, जब यहाँ पर ये आपका जा करके जुड़ता है प्रोटीन से तो जो आपका सोडियम होता है वो बाहर निकल जाता है। एंड बीटा मरकैप्टोइथेनॉल ये क्या काम कर रहा है, ये आपका OH साइड प्रोवाइड करवाता है, जिसके कारण आपका हाइड्रोजन जो है जाकर के जुड़ जाएगा, जो कि यहाँ पर क्या काम करेगा SH यानी कि डाइसल्फाइड बॉन्ड को ये तोड़ देगा, रिड्यूस कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, जिससे कि आपको एक लीनियर चैन यहाँ पर मिलने को मिलेगी। ठीक है ना, यानी कि पहले क्या थी, पहले आपकी जो है एक इस प्रकार की प्रोटीन थी जो कि आपकी नेचर में टर्सरी या फिर क्वाटरनरी हो सकती है। जब हमने आपका बीटा मरकैप्टोइथेनॉल एंड आपका एसडीएस प्रोवाइड किया तो ये लीनियर फेज में आ गई एंड आपका निगेटिव चार्ज में आ चुकी है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो ये एसडीएस पेज का है। एंड यहाँ पर एक बात याद रख लेना, ठीक है ना, यहाँ पर आप एक बात याद रख लेना। अब यहाँ पर देखो बोल्ट की भी कहानी आती है जो आपसे पूछी जाती है कि अगर आपके पास कितना बोल्ट है एंड कितने मिनट के लिए आप यूज कर सकते हो। अगर आप 100 बोल्ट का यूज करते हो तो आप 80 टू 95 मिनट के लिए अपना इलेक्ट्रोफोरेसिस को रन करवाते हो। जैसे जैसे आप बोल्ट बढ़ाते हुए चले जाओगे वैसे वैसे आपका जो है टाइमिंग घटता हुआ चला जाएगा। अरे ऐसा भी नहीं कि आपको हाई वोल्टेज कर देना है, हाई वोल्टेज भी नहीं करना, आपको इतना ही वोल्टेज रखना है। ठीक है ना, आई बात समझ में। आई होप अभी तक आपकी बात समझ में आई होगी। यानी कि इन एसडीएस फेज द जेल इज कास्ट इन द बफर कंटेनिंग एसडीएस अनआयनिक डिटर्जेंट। ये जो आपका एसडीएस होता है ये एक प्रकार का अनआयन होता है। ठीक है ना, ये क्या है, अनआयन है जो कि निगेटिव चार्ज रख रहा है। द एसडीएस डीनेचर प्रोटीन इन द सैंपल यूजली ए रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट जो कि आपका बीटा मरकैप्टोइथेनॉल डाइथाइरोथेरियोटोल इज आल्सो ऐड टू ब्रेक इंटरचैन डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड इंश्योर दैट नो टर्सरी और क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर रिमेन। Consequently, when these samples are electroforced, proteins separate according to the mass alone, staining the protein with different dye। अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको ओवरऑल प्रोसेस बता देता हूँ कि हमने क्या क्या काम किया है। सबसे पहले हम अपना सैंपल लेंगे। सैंपल में हो सकता है कि प्रोटीन आपकी ओलिगोमेरिक यानी कि मल्टीमेरिक हो या फिर आपकी मोनोमेरिक हो। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस टर्सरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर ये ओलिगोमेरिक होगी तो यहाँ पर हमको मल्टीपल प्रोटीन देखने को मिलेगी और इस मल्टीपल प्रोटीन को जब हम इस पॉलीएक्राइड अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करवाएंगे तब हमको ओलिगोमेरिक के अकॉर्डिंग डिफरेंट बॉन्ड मिलेंगे। एंड अगर हमारी सिंगल प्रोटीन हुआ तो उसके लिए हमको डिफरेंट बैंड मिलने वाले हैं। ठीक है ना, डिफरेंट बैंड मतलब जिस भी साइज की ये होगी साइज के बेस पे हमको डिफरेंट बैंड मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपका स्टैकिंग जेल में क्या होता है, ग्लाइसिन सबसे पीछे, जो आपका सैंपल होता है सैंपल बीच में सैंडविच की तरह हो रहा है एंड क्लोराइड सबसे आगे होता है। जबकि जो आपका सेपरेटिंग जेल होता है यहाँ पर क्या होगा कि सबसे आगे आपका क्लोरीन, देन आपका ग्लाइसिन एंड देन आपको जो है अपने बैंड मिलेंगे प्रोटीन के। आई बात समझ में, आई होप आपकी बात समझ में
आई होगी, यहाँ पर आपको याद रख लेना है। जो सैंपल होगा, सैंपल हमेशा कैथोड की तरफ रखना है। एंड ये कैथोड भी आपको कहाँ पर सेट करना है, जहां पर आपने अपनी बैल बनाई है कोम से, ठीक है ना, जहां पर आपने अपनी वेल्स बनाई है कोम से। अब यहाँ पर क्या होता है, विजुलाइज करने के लिए इसके आपके अलग अलग मेथड होते हैं। अब यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि आपको बताने से कुछ छूट तो नहीं गया। तो यहाँ पर आपका जो है प्रोटीन सैंपल प्रिपरेशन, हालांकि ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, कि आप सैंपल को प्रिपेयर किस प्रकार से कर सकते हो। यहाँ पर दो चीज की कहानी है, एक है रिड्यूसिंग एजेंट की, एक है नॉन रिड्यूसिंग एजेंट की। अगर रिड्यूसिंग एजेंट आपने यूज कर लिया, यानी कि अगर आपने एसडीएस का यूज कर लिया, तो आपका क्या काम होगा कि आपका प्रोटीन के ऊपर निगेटिव चार्ज लगे। आपका क्या काम होगा कि आपका जो है बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, यानी कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या है आपका बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा। डाइसल्फाइड बॉन्ड को आपका ब्रेक करने वाला है। एंड यहाँ पर क्या होगा, अगर ओलिगोमेरिक प्रोटीन होगी तो वो आपकी मोनोमेरिक में चेंज हो जाएगी। ओलिगोमेरिक आपकी जो है वो मोनोमेरिक में चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर कंडीशन नॉन रिड्यूसिंग की हुई तो यहाँ पर जो प्रोटीन होगी वो आपकी ओलिगोमेरिक नेचर में ही रहने वाली है, यानी कि आपके जो है प्रोटीन जो है सेपरेट ही नहीं हो पाएगी। ये बात याद रख लेना। यानी कि अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट का यूज कर रहे हो तो वहां पर आपकी जो प्रोटीन है, प्रोटीन अगर ओलिगोमेरिक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है, तो वो अलग अलग हो जाएगी बाय द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड। अगर वो आपकी नॉन रिड्यूसिंग पेज, हम नॉन रिड्यूसिंग एसडीएस पेज का यूज कर रहे हैं, तब आपकी ओलिगोमेरिक प्रोटीन ओलिगोमेरिक ही रहने वाली है। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। इसका मैं एग्जांपल अभी आपको एंटीबॉडी से समझाने वाला हूँ, ठीक है ना, एंटीबॉडी से समझाने वाला हूँ। अब इसको देखो, हम देखते हैं किस प्रकार से है, यानी कि जो बैंड है, बैंड को हम किस प्रकार से देखते हैं। तो यहाँ पर भी सेम कहानी है। जो हम डाई है, यानी कि जो स्टेनिंग है, या तो उसको आप पहले यूज कर लो जब आपने अपना सैंपल प्रिपेयर किया। सैंपल प्रिपेयर करने के सैंपल प्रिपेयर करते हुए ही आप अपनी जो है डाई यूज कर सकते हो, यानी कि सैंपल के अंदर डाल सकते हो। या फिर आप जब अपने इलेक्ट्रोफोर्सेस को रन करवा लो, उसके बाद आप अपनी डाई को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर हम डाई यूज करते हैं बेसिकली सिल्वर स्टेन एंड आपकी कोमेसी ब्लू, ठीक है ना, कोमेसी ब्लू। स्पेसिफिकली यहाँ पर हम कोमेसी ब्लू का यूज करते हैं, जो कि आपके लिए जो है अवेलेबल होती है लैब में, ठीक है ना। ये सस्ती भी होती है सिल्वर स्टेन से, याद रख लेना। तो हम इसी का आपका यूज करते हैं, जिसको फिर हम आपका स्टेनिंग करके यूवी लाइट की प्रेजेंस में विजिबल कर लेते हैं, ठीक है ना, यूवी लाइट की प्रेजेंस में विजिबल कर लेते हैं। यहाँ पर देखो आपको कुछ इस प्रकार के बैंड मिलते हैं। एक बैंड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ये आपका जैसा हमने डीएनए लैडर का यूज किया था ना, तो यहाँ पर भी हम एक प्रकार से प्रोटीन लैडर का यूज करते हैं, जो कि हमको स्पेसिफिकली बताता है कि अगर यहाँ पर ये बैंड आ रहा है तो इसका साइज कितना हो सकता है। तो देखो ये आपका 37 टू 25 के बीच में आ रहा है, यानी कि जो साइज होगा इसका अराउंड आपका 30 केवी का होना, अराउंड आपका 30 किलो डाल्टन का होने वाला है। यानी कि ये साइज आपका कितने का हो सकता है, अराउंड 30 के डाल्टन का होने वाला है। जैसे जैसे आप ऊपर चलते हो, बढ़ते हुए चले जाओगे, प्रोटीन का साइज, प्रोटीन का मास बढ़ता हुआ चला जाएगा। जैसे जैसे नीचे आओगे, प्रोटीन का जो साइज है, मास है, वो आपका घटता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में? अब यहाँ पर देखो एंटीबायोटिक का आपसे केस पूछा जाता है, सॉरी एंटीबॉडी का आपसे केस पूछा जाता है। तो आपको पता होगा कि एंटीबॉडी में क्या होता है कि एंटीबॉडी में आपके जो है दो चैन होती है, एक होती है आपकी हैवी चैन, एक होती है आपकी लाइट चैन। अब ये हैवी चैन एंड लाइट चैन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। ये आपके किससे जुड़े हुए हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो अब यहाँ पर याद रखो, अगर हमने रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि बीटा मरकैप्टो इथेनॉल का यूज कर लिया तो क्या होगा, ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये आपके अलग हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपका जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड टूट जाएगा। तो जो आपकी लाइट चैन है, लाइट चैन आपको अलग मिलेगा, ये आपका लाइट चैन का बैंड होगा। एंड जो आपका याद रख लेना,
जो आपका यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपका हैवी चेन है, इसका बैंड आपको अलग मिलेगा। यानी कि अगर आप जो है एक एंटीबॉडी को, याद रखो क्वेश्चन कैसा आएगा, मान लो आपके पास एक सैंपल है, प्रोटीन का सैंपल है जिसमें आपकी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। आपने उस एंटीबॉडी को सबसे पहले ट्रीट किया रिड्यूसिंग एजेंट से, ठीक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट से ट्रीट किया, तब आपको कंडीशन दी जाएगी कि आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस पे किस प्रकार से एंड कितने केवी के वहां पर आपको दिया जाएगा पूरा का पूरा, कि वहां पर आपको कितने बैंड मिलने वाले हैं, किस साइज के बैंड मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पर एक प्रकार तो पता लग गया कि अगर रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो ये जो आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर लाइट चैन है, लाइट चैन के, अब यहाँ पर देखो, मान लो ये लाइट चैन है, ये आपका 15 किलो डाल्टन का था, ये आपका 15 किलो डाल्टन का था, एंड ये आपका जो हैवी चैन है ये आपका 115 किलो डाल्टन का है। तो यहाँ पर आपको 150 के दो बैंड मिलेंगे एंड 50 के दो बैंड यहाँ पर मिलने वाले हैं। ओवरऑल आपको बैंड यहाँ पर दो ही मिलेंगे। ये जो बैंड है 50 का, एक्चुअल में जब आप इलेक्ट्रोफोर्सेस को रन करोगे ना, इलेक्ट्रोफोर्सेस को रन करोगे, जब कभी भी दो बैंड या फिर तीन बैंड एक साथ आ जाते हैं तो वहां का जो डायामीटर होता है, डायामीटर आपका बड़ा हो जाता है। यहाँ पर हम पता कैसे करेंगे कि ये आपके दो बैंड है या तीन बैंड है, तो इसके लिए फिर अलग से टेक्निक्स होती है जिसका हम यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो सिंगल बैंड है तो आपको जो है थिकनेस जो है वो यहाँ पर छोटी मिलेगी, लेकिन अगर यहाँ पर आपके दो तीन बैंड हुए तो जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी, यानी कि यहाँ पर आपको थिन मिलेगा एंड यहाँ पर आपको थिक मिलेगा। यहाँ पर आपको जो वहां पर आपके मल्टीपल बैंड है वहां पर आपको मोटाई ज्यादा मिलने वाली है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर देखने की कोशिश करो, आपसे पूछा जाएगा कि मान लो किसी एंटीबॉडी को अगर हम ट्रीट करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट से, ट्रीट करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट से, तो आपको कितने बैंड मिलेंगे ओवरऑल। अगर हम आईजीजी को यूज कर रहे हैं तो एक तो हमको हैवी बैंड मिलेगा एंड दूसरा हमको लाइट चैन बैंड मिलेगा, ठीक है ना। याद रखो ये आपके अराउंड सेम, यानी कि ये आपके अराउंड सेम दोनों बैंड आपके कितने के हैं, सेम आपके किलो डाल्टन यानी कि मास के हैं, तो दोनों आपके एक जगह आ जाएंगे। एंड यहाँ पर आप थिकनेस देख रहे होंगे, आपको ठीक ठाक अमाउंट में थिकनेस देखने को मिल रही होगी। देखो यहाँ पर क्या है, दो बैंड आ रहे हैं इसलिए यहाँ पर आपको इतना बड़ा थिकनेस मिल रहा है, जबकि ये जो आपको यहाँ पर देखो इसको हम बोलते हैं प्रोटीन लैडर, जो कि आपको बताता है पहले से हम इसको करके रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर यहाँ का जो आप थिकनेस देखोगे वो आपको छोटी थिकनेस मिलेगी, लेकिन जब आप आगे चलोगे तो यहाँ पर जो आपकी थिकनेस है वो आपकी ज्यादा हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो बैंड है वे आपके एक से ज्यादा है, ठीक है ना, बैंड यहाँ पर एक से ज्यादा है। देखो यहाँ पर और भी आपको दिखाया गया है। देखो भाई साहब, अब यहाँ पर केस आपका मैंने रिड्यूसिंग एजेंट का तो बता दिया। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हो रहा है कि आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड कट रहे हैं, टूट रहे हैं, रिड्यूस फेज में आपके जा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर नॉन रिड्यूसिंग की बात करी गई, नॉन रिड्यूसिंग की बात करी गई, तो याद रख लेना तब आपको एक कंप्लीट बैंड मिलेगा एंटीबॉडी का, ठीक है ना। आपको मान लो अगर तीन प्रकार की आपने एंटीबॉडी प्रोवाइड करा रखी है याद रखो, अगर आपने मान लो आपका कोई सैंपल है, इस सैंपल में अगर आपने तीन टाइप की एंटीबॉडी प्रोवाइड करवा रखी है, या कोई सी भी आपकी आईजीजी हो सकती है, आईजीएम हो सकती है, ठीक है ना, आपकी जो है तीन प्रकार की एंटीबॉडी है, तो आपने जो है नॉन रिड्यूसिंग नेचर में इनको रखा है, तो आपको क्या काम होगा कि आपको तीन बैंड मिलेंगे। आपको कितने बैंड मिलने वाले हैं, तीन बैंड मिलेंगे, तीनों अलग अलग एंटी बॉडी के, ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं पर आप इन तीन, यानी कि इन तीन में आप याद रखो, अगर इन तीन में क्या काम कर रहे हो, रिड्यूसिंग एजेंट डाल रहे हो, तब आपको यहाँ पर बैंड का नंबर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हैवी चैन है वो आपकी अलग हो जाएगी एंड जो आपकी लाइट चैन है वो आपकी यहाँ पर अलग हो जाएगी। तो ये था ओवरऑल आपका एसडीएस पेज की कहानी। अब हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नेटिव पेज की। वैसे नेटिव पेज में कुछ नहीं है, केवल यहाँ पर हम आपका किसी भी प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डालते हैं, किसी भी प्रकार का एसडीएस नहीं डालते, बाकी सब चीज सेम होता है, बाकी सब चीज यहाँ पर सेम होता है। यहाँ पर प्रोटीन की ओरिजिनल फॉर्म को हम आपका माइग्रेट करवाते हैं, आपका जो है पेज पर चलवाते हैं, पॉलीएक्रिलामाइड पे
चलवाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा ब्लू नेटिव फेज की, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल भी आपसे पूछा जाता है ब्लू नेटिव का। फिर हम बात करेंगे आइसोइलेक्ट्रिकल फोकसिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस की, इस ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपकी 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आ जाती है। देन गाइस उसके बाद आपकी पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आ जाती है। वन बाय वन हम सबको कर लेंगे। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय।